हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। जी हाँ, पेपर का एनालिसिस किया जाएगा जो कि अभी अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हीं का ये पेपर है। दोस्तों, तो देख लीजिए कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन 2023 जो भी हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये पेपर है आपका। मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है। आपका कोर्स जो है इंग्लिश पोएट्री। जी हाँ, आप जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको पोएट्री के बारे में पढ़ना है। समय दिया है 2 आवर्स मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स जो 75 आप जानते ही हैं। सेक्शन अब यहाँ पर सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है पेपर को। आप देख लीजिए कि कितने सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है और हर सेक्शन में क्या करने होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले नोट लिखा रहता है। दोस्तों, नोट सबसे पहले आपको पढ़ना है, इसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी हर इस सेक्शन से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन पर यहाँ पर 3 नंबर मिल रहे थे। लिमिट ईच आंसर विद इन 50 वर्ड्स, यानी प्रत्येक मतलब प्रश्न का उत्तर जो आपका है वो 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, ये चीज़ बता रहा है। तो आप इस तरह से इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। आप ये समझ लीजिए कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इस सेक्शन में दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है पहले के पहले खंड में आया हुआ था, राइट आ नोट ऑन ओड। जी हाँ, ओड आप समझते हैं पोएट्री का एक प्रकार है, यानी काव्य का एक, कविता का एक प्रकार है, जिसको आप हिंदी में स्तोत्र कहते हैं। ये एक लिरिक कविता होती है दोस्तों। तो इसी के बारे में पूछ रहा था। 50 शब्दों में ही इसका आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा लिख देनी है। इस जो ये क्वेश्चन है, इसका जो वीडियो, इसका मतलब परिभाषा, जो इसकी आंसर इसका है, इसका वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप उसको देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ था। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ टीलियस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। जी हाँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग ये टी.एस. इलियट्स आपकी रचना है। तो इसकी मेन थीम यानी मुख्य विषय इसका क्या है, वैसे इसका मुख्य विषय लव ही है। तो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर भी अपलोड है डिटेल में, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पेंसरियन स्टेंजा। जी हाँ, स्पेंसरियन स्टेंजा आप जानते हैं दोस्तों, आपको बताया भी गया है कि स्पेंसर साहब जो अंग्रेजी के महान कवि थे, तो उन्होंने एक मतलब अलग तरह से अपने स्टेंजा लिखने की शुरुआत की थी। तो उस स्टेंजा को स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भी कई कवि जो हुए हैं जो उनके स्टेंजा में उन्होंने अपनी रचना की है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज निगेटिव कैपेबिलिटी। जी हाँ, निगेटिव कैपेबिलिटी क्या चीज़ है, इसका आंसर भी, इसका भी वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख लीजिए। बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज राइम स्कीम नेम ऑफ यू। जी हाँ, राइम स्कीम क्या होती है, कुछ के नाम बताइए। तो राइम स्कीम आप जानते हैं दोस्तों, तुकांत शब्द जो लास्ट में आते हैं वही राइम स्कीम कहा जाता है। यानी जब पोएम की रचना की जाती है, कविता की रचना की जाती है, तो अक्सर कविता के लास्ट में पहली लाइन से दूसरी लाइन में या पहली लाइन से तीसरी लाइन में अंत में सेम तरह के वर्ड, जो उच्चारण में सेम तरह के हों, इस तरह के वर्ड आते हैं, उसी को राइम स्कीम कहते हैं। इसका भी फुल डिफिनेशन जो है आपका वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा उसको। व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों, रिक्त छंद जिसको आप कहते हैं। ये एक कविता का एक प्रकार का पद है, एक रचना का प्रकार आप कह सकते हैं। तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है दोस्तों, ये इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई रचनाएं होती हैं और जिसमें एक अनरीम्ड लाइंस पाई जाती हैं, यानी लगभग रीमिंग वर्ड की बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह जो रचनाएं होती हैं ब्लैंक वर्स के अंतर्गत आती हैं। इसकी भी फुल डिफिनेशन आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेलेनिज्म इन जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जी हाँ, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न ये आपके सिलेबस में
इंक्लूड है जॉन किस्टाप का, तो इसमें हेलेनिज्म क्या है ये आपको बताना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, नेम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएट्री ऑफ रोमांटिक एज। जी हाँ, रोमांटिक एज की जो कविता थी उसकी विशेषताएं आप लिखिए। रोमांटिक एज की कविता की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, इसको आप देख लीजिए, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ड्रामेटिक मोनोलॉग अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या था दोस्तों, जिसको आप नाटकीय एक आलाप कह सकते हैं। मोनोलॉग वैसे आप समझ सकते हैं कि मोनो का मतलब एक और लॉग का मतलब कन्वर्सेशन, यानी किसी एक के द्वारा बातचीत की जाए। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी नाटकीय कलाप में क्या होता है दोस्तों, एक इमेजिन जो स्पीकर टाइप का होता है, करेक्टर होता है, उसी के द्वारा कवि जो है मतलब उसी के वक्तव्य में रचना करता है। तो इसकी डिफिनीसन, कई वीडियोज में इसकी डिफिनीसन अपलोड है चैनल पर, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कई ईयर में, सेमेस्टर में कई जगह ये यूज किया गया है, तो कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जी हाँ, जो आपका ये ईयर्थ यूनिट, आपकी 8वीं यूनिट जो दी गई है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक समीक्षा, जिसको आप कह सकते हैं आलोचना। तो ये चीज़ जो है आपसे पूछ रहा था कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन बी में देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था। सेक्शन बी में आता नोट, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ भी नोट दिया गया है, देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यहाँ से केवल 4 प्रश्न करने थे दोस्तों। आपके पेपर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पर 4 करने हैं इसमें से बी सेक्शन में। लेकिन हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में 4 की जगह पर 5 या 3 ही करने हो, तो जो करना रहेगा यहाँ पर आप पढ़ के ही करना आगे। फ्रॉम दिस सेक्शन ईच सेक्शन आप 6, ईच क्वेश्चन इज आप 6 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर का रहेगा। लिमिट इज आंसर विद इन 150 वर्ड्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आपको 150 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। क्वेश्चन क्या हुआ था देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। नीचे लिखे गए जो आपके पद्यखंड हैं या पोएट्री के जो स्टेंजाज हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या। पहला आया हुआ था, लव इज़ नॉट लव व्हिच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड आर बेंड्स व्हिच द रिमूवर आर रिमूव। जी हाँ, इसका आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप एक में भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि ये किस पोएम से लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो आपकी पहली पोएम है, जिसको आप लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, जो पहली पोएम आप विलियम शेक्सपियर साहब की है, उसी से स्टेंजा लिया गया है। और इसमें दोस्तों जो बताया गया है, इस पोएम का वैसे नाम कहीं के ट्रू लव, आप चाहे तो ट्रू लव लिखें इस पोएम का नाम, या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, दोनों इसका नाम आप यूज कर सकते हैं। तो ये उसी पोएम से लिया गया है। अब डिटेल में इसका एक्सप्लेन करने में बड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आप समझिए और इसको आप एक्सप्लेनेशन आपको करना रहेगा, आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, से फर्स्ट ऑफ गॉड एबव आर मैन बिलो व्हाट कैन बी रीजन बट फ्राम व्हाट बी नो ऑफ मैन व्हाट सी बट हिज स्टेशन हेयर फ्राम विच टू रीजन आर टू विच रिफर। जहाँ ये स्टेंजा आया था दोस्तों, इसमें भी क्या करना था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी ये सारे जो है आपको एक्सप्लेन ही करने थे, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से व्याख्या ही करनी है तीसरे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में भी वही करना था, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये भी वही काम करना है। क्या आया हुआ था दोस्तों, ग्रेट गॉड आई डिड रेदर बी अ पैगन suckled in a creed outward, so might I standing on this pleasantly have glimpse that would make me less forlorn। जी हाँ, ये आया हुआ था। ये दोस्तों आपका स्टेंजा जो है, संदर्भ के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि स्टेंजा जो है आपका, ये आपके जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट आपके हैं, बहुत फेमस पोएट हैं, उनकी जो रचना है द वर्ड इज टू मच विथ अस, उसी से लिया गया है। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस तरह संदर्भ लिखना होता है। अब एक्सप्लेनेशन में इसकी आपको एक्सप्लेन करके इसको लिखना रहता है, आप जानते ही हैं, वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यही करना था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रेफरेंस, यानी नीचे जो दिया गया है रेफरेंस भी प्रोवाइड करिए, एक्सप्लेन भी करिए और कॉन्टेक्स्ट भी, क्रिटिकल कमेंट भी आपको लिखना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या मतलब स्टेंजा क्या था कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। जी हाँ, ब्यूटी इज ट्रूथ, सत्य, सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये चीज़ सबको जानना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर ये जानने की ज़रूरत है। ये स्टेंजा दोस्तों आया हुआ था, ये आपको बता दें कि ये आपके जो जॉन कीट्स साहब हैं, प्रमुख कवि हैं, उनकी जो रचना है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, उसी से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। इसके रचनाकार जो है, इसके पोएट जो हैं वो कौन है? जॉन कीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या ही करनी थी, आया हुआ था द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर lay like the fold of a bright girdle pearl, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar। ये स्टेंजा दोस्तों आपका था डॉवर बीच से। जी हाँ, डॉवर बीच जो पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की है, उसी पोएम से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा जरूर, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट अ नोट आट जॉन कीस्ट अस अ पोएट विथ रेफरेंस टू ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जी हाँ, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न का रेफरेंस देते हुए, इसका संदर्भ देते हुए जॉन कीट्स साहब एक कवि हैं, इस पर एक लेख लिखना था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीट्स साहब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन सोनेट, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, सोनेट पर लेख लिखना था, इसकी ओरिजिन यानी इसका जो उद्भव हुआ था और इसका विकास जो है, डेवलपमेंट, इसके बारे में बताना था कि सोनेट क्या है। आप जानते हैं दोस्तों, 14 लाइन्स की कविता होती है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन, इसका जो आंसर का वीडियो है अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद दोस्तों सेक्शन सी यहाँ से आरंभ होता है। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन आए होते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें देख लीजिए नोट यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, 2 प्रश्न यहाँ से करने थे फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन इज 10.5 मार्क्स, यानी 10.5 नंबर का ये प्रत्येक प्रश्न था। लिमिट ईच आंसर विद इन 450 वर्ड्स, यानी 450 शब्दों के अंतर्गत ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। क्वेश्चन क्या हुआ था? राइट एन एसे ऑन विक्टोरियन पोएट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू E.L.A. टेनिसन। जी हाँ, टेनिसन साहब का विशेष संदर्भ देते हुए विक्टोरियन कविता पर क्या करना था दोस्तों? एक ऐसे लिखना था, एक निबंध लिखना था, यानी विक्टोरियन पोएट्री जो है इस पर क्या करना था? एक मतलब निबंध लिखना था और रेफरेंस जो देना था वो टेनिसन साहब का देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डिस्कस W.B. ईट्स एज अ मॉडर्न पोएट। जी हाँ, W.B. ईट्स साहब मॉडर्न पोएट हैं, आधुनिक कवि हैं, इस बारे में डिस्कस करना था, या आप ऐसे टाइप का या नोट टाइप का इस पर लिखना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आया था, कमेंट ऑन मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ विक्टोरियन पोएट। जी हाँ, आर्नोल्ड साहब विक्टोरियन पोएट हैं, विक्टोरियन कवि के रूप में आर्नोल्ड साहब का वर्णन करना था, इन पर कमेंट करना था, टिप्पणी करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर ऑफ पोएट। जी हाँ, एज अ नेचर पोएट, यानी एक प्राकृत के कवि के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का वर्णन करिए, डिस्कस करिए, इनके बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए दोस्तों। हर बार ये आया था, पिछली बार भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग ये सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए थे, सब में लगभग आया हुआ था। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब एक प्रकृत के कवि के रूप में हैं, जिस तरह हिंदी में सुमित्रानंद पंत साहब हैं, ठीक उसी तरह वर्ड्सवर्थ साहब भी हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे आपके पेपर में, और इनको याद कर लेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको परीक्षा में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय।